नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इसका पार्ट 1 आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर चुका है और जिसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक फिल्टर किया हुआ था हमारे जैक बोर्ड का मॉडल पेपर, प्रोजेक्ट रेल के मॉडल पेपर और हमारे टेक्स्ट बुक जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निकाल करके मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सेट प्रस्तुत कर रही हूँ। और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और चूंकि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो 5 साल से एग्जाम दिलवा रही हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एज ए एक्सपीरियंस बेस्ड पे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रही हूँ। पिछले जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया सोशल साइंस का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में मुस्लिम लीग की स्थापना में शायद मैंने कुछ एरर कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे वीडियो बना रहे हैं उसके दरमियान कभी कभी ऑप्शन में थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ी हो जाता है, और आप लोग इतने नेगेटिव कमेंट कभी कभी लिख देते हो ना कि मतलब कि पूरा का पूरा समझिए तो मूड मतलब कि डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, बट कोई नहीं, एक आध नेगेटिव कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कारण से पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुकी हूँ, और इसमें भी जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग ये समझिए। ठीक है, यूट्यूब एक इतना अच्छा सोर्स आप लोगों को देता है, आप लोग फ्री में यहाँ पर आओ और आप लोग टीचर के डिस्कशन के साथ साथ आप लोग क्या कर रहे हो, 40 आपका उस टाइम याद हुआ, 40 अभी याद हो गया, तो इस प्रकार से 80 क्वेश्चन आप लोगों को महज 20 मिनट या 30 मिनट में आपको याद हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको बस सुनते रहना है, इसको देखते रहना है, और क्या ही करना है। एक दो क्वेश्चन का आंसर अगर गलत होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन नेगेटिव कमेंट करने से बचिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जितना हम लोगों का अगर फायदा होता है वीडियो बनाने से, तो उतना आप लोगों का भी फायदा होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल ना पढ़ करके एग्जाम के टाइम में पढ़ना चाहते हैं, वो भी सोशल मीडिया की हेल्प से। तो चलिए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि समय की कमी है, कल ही एग्जाम है। आप लोग सभी को पूरे होल सिलेबस, जो कि पूरा वास्ट सिलेबस है, उसको निचोड़ करके छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं क्या क्या है आज। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ, आखिर वो कहाँ हुआ? तो हुआ वो सैडोन में। ठीक है, कहाँ हुआ? सैडोन में। सेकंड क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? जो यंग इटली है उसकी स्थापना किसने की? तो मैजिनी। इसका पूरा नाम क्या है? जुसेपे मैजिनी। ठीक है, मैजिनी भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं मैजिनी भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए, जो सीडान का युद्ध था, ठीक है, ये कब हुआ था? 1870। हाँ, एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी है कि ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कशन किया, तो उसका ना 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, तो उसका जवाब आप लोग कोशिश करिएगा अपने माइंड में देने का। ठीक है, ताकि आप अपने माइंड को भी बताइए कि क्या आपका माइंड रिकॉल कर पा रहा है चीजों को। बढ़ते हैं आगे। वियना सम्मेलन जो हुआ था, वियना सम्मेलन, ये किस वर्ष हुआ था? 1815 में। ठीक है, राष्ट्रवाद की धारणा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि देश के सभी जो वासी है वो मतलब एक ही तरह के हैं, उनको सेम अधिकार मिलेगा, सभी लोग समान है, यही ना। तो कैसी क्रांति माना जाती है? जो राष्ट्रवादी नेशनलिज्म का जो एक कंसेप्ट आया, उसको कैसा मतलब किस प्रकार का घटना माना जाता है? तो उसको गौरवपूर्ण क्रांति माना जाता है, क्योंकि हमारे लिए वो प्राउड करने का एक मूवमेंट था। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो ये भी सवाल देखिए, अगर यहाँ पे सवाल आ रहा है, कभी पिछला सेट में पूछा गया या इस सेट में पूछा गया कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई, तो मे बी एग्जामिनर इसको ना उठा करके आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए नेपोलियन संहिता किसने लागू की। तो इसका तो आंसर 1804 है। नेपोलियन संहिता किसने लागू की, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और देखिए, जिसका जवाब मैं बोल रही हूँ कि कमेंट में दीजिएगा, दैट मीन्स ये नहीं है कि आप लोगों को कमेंट बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। इसका मतलब ये है ताकि आप लोग थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि यही सारा मेहनत आप लोग के कल के एग्जाम पेपर में दिखने वाला है। ठीक है, तो एज ए टीचर मैं आप सभी को एक गाइडलाइन, अच्छा गाइडलाइन ही दूंगी। ठीक है, बेकार या गलत आंसर लाके आप लोगों को गुमराह करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? कौन था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष? मैटरनिक।
इन दोनों में आप लोगों को कंफर्म करके बताना है कि मेटरनिक था या नेपोलियन बोनापार्ट था। लुई 18वां तो था ही नहीं, चार्ल्स एल्बर्ट तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों में आप लोग बताइए। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी रख रही हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करिए। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1862 में हुई। जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ? पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल किया था, 1871 में पूरा हुआ। चोरी चोरा हत्याकांड आप लोगों को मालूम है ना, असहयोग आंदोलन चला रहे थे गांधी जी, और असहयोग आंदोलन जब चला रहे थे तो एक जुलूस गुजर रहा था थाने के पास से, ठीक है, चोरी चोरा स्टेशन था शायद, ठीक है, तो वहां पे से जुलूस जैसे ही गुजर रहा था तो कुछ हिंसात्मक कार्रवाई हुई, जिससे कि क्या हुआ, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया गया। तो जब गांधी जी को इन बारे में जानकारी हुई कि अरे मेरा तो सारा आंदोलन अहिंसा होता है, बट ये हिंसा हो रहा है, जिस कारण से वो 5 फरवरी मतलब जिस कारण से वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। यहाँ ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया। तो मतलब एक क्वेश्चन से जितना सवाल लिंक होता है, ठीक है, आप लोगों को करना क्या, उन सारे सवालों का भी जवाब आप लोग अपने नोटबुक में लिखते चले जाइए, ठीक है। बाकी ये सारा तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो 5 फरवरी 1922 को साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन आयोग भारत कब आया? तो फरवरी 1928 में आया। पूना पैक्ट था ना, तो वो समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी के नहीं बोल रहा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का बोल रहा। कांग्रेस पार्टी तो 1885 में हुआ था, पिछला वीडियो में डिस्कस हुआ था, और ये 1920 में हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो राष्ट्रवाद आया इसका मेन कारण क्या था? लोग इतना भड़के क्यों थे? तो अंग्रेजी शासन से कोई भी खुश नहीं था, सभी लोग अंग्रेजी शासन से क्या थे? असंतुष्ट थे। रॉलेट एक्ट आप लोगों को मालूम होगा, रॉलेट एक्ट में क्या था कि आप लोग कहीं पर भी झुंड बना के नहीं रह सकते, ठीक है, और जिस कारण से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था ये? तो 1919 में। ये पिछला वीडियो का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा दिखने में, तो ये हुआ था 1916 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितना भी आंदोलन था लगभग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सारे कौन किए हैं? महात्मा गांधी किए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने नमक कानून, महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा किए थे किस लिए किए थे? नमक कानून के लिए। और ये नमक कानून को एक्चुअल में भंग कब किए थे? ठीक है, तो भंग किए थे 6 अप्रैल 1930 को। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने किया था पिछले वीडियो में, क्या था कि जो दांडी यात्रा था गांधी जी कितने सदस्यों के साथ चले थे? तो 78 सदस्य था ना उसमें। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए वो क्वेश्चन आ गया 1885, और इसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि किसने किया, हो सकता है यहाँ से किसने किया बताइए, तो इसमें मैंने जवाब दिया था A.O. ह्यूम, ठीक है। सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सामान्यता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? हमको पता करना है कि इंडिया धनी है कि अमेरिका धनी है, तो इसके लिए क्या तराजू लेकर के आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमको पता करना है कि कौन सा देश धनी है या नहीं है, तो इसके लिए 3-4 पैमाना होते हैं। या तो आप प्रति व्यक्ति आय माप लो, मतलब हर एक व्यक्ति का इनकम पता कर लो, ये पता कर लो कि कितने लोग आपकी कंट्री में स्वस्थ है, और शिक्षा कैसा चल रहा है, यानी कि सारा, ठीक है। ये सारा चीज पैमाना है, मापक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रति व्यक्ति आय आप लोगों को मालूम होगा। प्रति व्यक्ति आय में क्या करते हैं हम लोग ना, कि टोटल जो इनकम होता है, मतलब टोटल इनकम, देश का पूरा इनकम जो है, देश का पूरा इनकम, उसको क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, यानी कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो हमको निकलता है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि 4 परिवार का प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। 4 परिवार का प्रति व्यक्ति आय क्या है? 5,000 रुपया, यानी कि ऊपर 20,000 लिखा होगा और बट्टा में 4 से भागा दिया होगा, तब तो आया होगा ना 5,000। तो आप लोग क्या करिए कि जितना परिवार है और औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय, इसको गुना करिए, तो टोटल कितना आएगा आपका? 20,000 आएगा, ठीक है। 20,000 जैसे ही आएगा, अब बोल रहा है कि अगर 3 लोगों का, देखिए सिंगल इनकम 4,000, 7,000 और 3,000, 7 3 10 4 14, अगर 20,000 4 फैमिली का है और 14,000 जो है वो 3 फैमिली का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चौथे फैमिली का हो जाएगा, ठीक है, ये चौथे फैमिली का हो जाएगा। तो डिफरेंस हो जाएगा 20 में 14 गया तो 6,000।
अब मानव विकास रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, वो क्या दर्शाता है या की तुलना किस आधार पे की जाती है, कैसे हम लोग तुलना करेंगे? तो स्वास्थ्य देखते हैं, उसमें शिक्षा देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, यानी कि सभी देखते हैं। अंतिम वस्तु, जी हाँ, इसको समझिएगा जरा सा, अंतिम वस्तु क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कार में टायर यूज होता है, एक कार में थोड़ा स्टील वगैरह यूज होता है, कहीं कहीं पे सीट बनाने के लिए चमड़ा वगैरह का यूज होता है। तो सारा का अमाउंट तो अलग, और टाइगर बोल रहे, सॉरी, टायर का अलग दाम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बोलूँ तो जो भी चमड़ा यूज हुआ उसका अलग दाम होगा। बट इनिशियली जैसे मतलब एट द एंड जो कार बनेगा उसका दाम मान लीजिए कि 10 लाख हुआ, तो उस 10 लाख में उस टायर का भी वैल्यू है, उसी 10 लाख में उस चमड़े का भी वैल्यू है। तो फाइनल जो बन के तैयार होता है ना, उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? जुड़ा होता है, पहले से जुड़ा होता है। मध्यवर्ती वस्तु मतलब जैसे टायर वगैरह, ये सारा उसके बनाने में यूज हुआ है, ठीक है। जैसे मैगी बनाने में आपका यूज हो जाता है क्या, नमक वगैरह, या आप क्या बोल सकते हैं उसको, मिर्च वगैरह यूज होता है ना जी। तो मैगी बनाने में वो सारा यूज हुआ, और मैगी अगर बिक रहा है 10 रुपया प्लेट, तो उस 10 रुपये के प्लेट में मसाला का दाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले से शामिल होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया अस्तित्व में? तो 2005 में आया, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें ये सवाल बड़ा फेमस चलता है कि राष्ट्रीय गारंटी मतलब कि रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। अगर कंटिन्यू आप लोग मेरे साथ करोगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग ये बस जो आते हैं कुछ कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट करने के मूड से, तो वो नहीं सीख पाएंगे। जो बच्चा सच में यहाँ पढ़ने आया है वो बहुत चीज सीख के जाएगा। तो 100 दिनों का रोजगार मिलता है। एक और चीज था, मान लीजिए कि आप फॉर्म भरे और आपको रोजगार नहीं मिला, तो आपको 15 दिन वेट करिएगा। 15 दिन में अगर रोजगार आपको नहीं मिला, तो 15 दिन के बाद से आपको क्या मिलता है? बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ये भी सवाल आता है, ठीक है। भंडारण, तो भंडारण क्या है? आप प्राथमिक प्राकृतिक से होता है, द्वितीयक में विनिर्माण मतलब कि कुछ बनाने का काम होता है। तो जो भंडारण होता है वो एक तरह से स्टोर सेवा देने का कार्य कर रहे हैं, तो वो तृतीयक में आ जाता है, ठीक है। संघीय शासन का मतलब क्या होता है? लेवल बाय लेवल, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सारा चीज। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा कथन असत्य? देखिए ये सारा क्वेश्चन काफी लेंदी होता है, ठीक है। इसमें पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा लाइन समझना पड़ेगा पहले आपको, तब जाकर के इसका आंसर बन पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अदालतों को, असत्य बोल रहे हैं ना, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो ऐसा तो नहीं है, अदालत को तो अधिकार है ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो सारा होता है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। एकता को सुरक्षा करना और बढ़ावा देना तो सरकार का कार्य है ना जी। क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, अलग अलग कुछ अलग अलग धर्म है, जाति है, तो ये सबका सम्मान करना। 28 नंबर, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? 40%। इसको एक बार श्योर करिएगा आप लोग, लेकिन ठीक है। श्रीलंका में तमिल को राजभाषा कब घोषित किया? तो 1958 में किया गया। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब देखिए सबका मैच किया हुआ है, ठीक ना। बीच में देखिए यहाँ पे हाइफन है, तो सब में ऐसा मैच किया हुआ है। तो कौन सा गलत मैच किया हुआ है ये आपको बताना है। तो राज्य के साथ उपराष्ट्रपति, राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता है, राज्य लेवल पे उपराष्ट्रपति नहीं होता। देखिए ग्राम लेवल पे मुखिया होता है, नगर लेवल पे नगर निगम या मेयर होता है, बट राज्य लेवल पे उपराष्ट्रपति नहीं होता, केंद्र लेवल पे होता है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 चल रहा था। 31 में क्या है? 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया? तो 7 पार्टी अलायंस का गठन किया गया आप लोगों का नेपाल में, ठीक है। उसके बाद है सॉरी, बोल्विया किस देश, सॉरी किस महादेश में अवस्थित है? बोल्विया अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। देखिए एक जल युद्ध हुआ था, जल युद्ध नामक आंदोलन का एक नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले थे फेडेकोर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? पढ़ते हैं सारे कथन को। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, बात सही है। जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं, सही है। आई होप आप लोग राजनीतिक दल और दबाव समूह जानते होंगे। राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ती है, और दबाव समूह जो नेता पर दबाव बनाती है और अपना काम करवाती है, ठीक है। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला होता है, ये भी सही बात है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते। दबाव समूह सत्ता में आ गए तो फिर दबाव समूह क्यों रहेंगे वो?
जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये भी सही बात है। तो बचा डी नंबर, पढ़ लेते हैं फिर भी इसको। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान होते हैं। कहाँ से समान होंगे भाई, दोनों बिल्कुल विपरीत है। नेपाल में एसपीए ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री राजा ज्ञानेंद्र को चुना गया था। इनमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय क्या नहीं है? तो संघ सूची का विषय, संघ मतलब कि जिस पर केंद्रीय सरकार मतलब कि कानून बनाएगा। तो केंद्रीय सरकार कानून बनाएगा। पुलिस, व्यापार, कृषि तो होता है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले पे भी बनाता है, वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय पे नहीं बनाएगा। ठीक है, इस पे नहीं बनाएगा वो। उसके बाद बढ़ते हैं, हमारे देश में राज्य भाषा बोलने, इसको भी एक बार आप लोग रीचेक करिएगा ना। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से सही लग रहा है, क्योंकि देखिए पुलिस व्यापार पे तो बनाती है, शिक्षा भी केंद्र के लेवल पे होता है, और विदेशी मामला भी यही। बट एक बार कंफर्म करके मुझे बताइएगा जरूर। हमारे देश में राज्य भाषा मतलब हिंदी जो बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो 40% ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो ये हो जाएगा सथाली, नहीं संथाली होगा। ठीक है, टाइपो है, टाइप मिस्टेक है। ठीक है, पंचायत में महिलाओं के लिए भी पार्ट 1 का आंसर है। जरा आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है कितना? 33%, यानी 1/3 भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। ठीक है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? विकेंद्रीकरण क्या होता है? वही संघात्मक, जिसमें लेवल बाय लेवल सरकार होता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, फिर कोई डिस्ट्रिक्ट पे है, फिर मुखिया है, ये सारा, तो इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये कदम कब उठाया गया था? 1992 में। तो ये रहा दूसरा पार्ट हमारे सोशल साइंस का। कल आप लोगों का एग्जाम है, मैं कोशिश करूंगी अभी कि सब्जेक्टिव का कुछ मैं मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आऊं, और क्वेश्चन ही लाऊंगी और आंसर आप लोगों के साथ ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आंसर गलत मिलता है, मैं फिर से पोलाइटली बोल रही हूँ, अगर आंसर गलत मिलता है तो आप लोग सिंपली लिख दो ना कि आंसर गलत है। ठीक है, क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि 40 में से एक सही होता है, 39 गलत हो जाता है, जो आप लोग इतने ज्यादा मतलब कि आर्ग्यूड हो जाते हो। दैट इज नॉट गुड। यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, देन यू शुड हैव पोलाइट बिहेवियर विद एनीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।